हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रिपीटर्स में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है या फिर जिसको नहीं भी पता है उनको मैं बता देता हूँ कि रिसेंट में ही हमने हमारी किताब फाइनल डेस्टिनेशन लॉन्च करी है, जो कि जीएस की किताब है। और ये हमारे पूरे एसएससी के फील्ड में दी बेस्ट किताब है। अब ये दी बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये जो किताब है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। अब एनसीईआरटी बेस्ड होने से दी बेस्ट कैसे होगी? क्योंकि जो एसएससी ने अब अपना जो पैटर्न है, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, जो चेंज करा है, जो उन्होंने डीप क्वेश्चन पूछना शुरू करा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछना शुरू करे, वो सारे के सारे कहाँ से पूछ रहे हैं? वो एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं। इवन वो लाइन भी चेंज नहीं करे, डिट्टो लाइन को उठा के वो एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो जब अगर आप एसएससी या फिर स्पेसिफिकली अगर सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब पढ़ते हैं, तो भैया आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है जीएस की वजह से। ठीक है? क्योंकि जीएस में अगर आप मार्क्स लाएंगे तो ही आपका ऐसा तो है ही नहीं ना कि बिना जीएस के आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो जीएस इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पढ़ ही रहे जीएस तो ऐसी जगह से पढ़िए, ऐसी किताब से पढ़िए जहां से क्वेश्चंस बने। ऐसा नहीं है कि 10 में से 5 क्वेश्चन जिस किताब से बन रहे हैं उस किताब को उठा के आप पढ़ ले रहे हैं जैसे बाकी सब पढ़ रहे हैं। ऐसी किताब से पढ़िए जहां से 10 में से मिनिमम 9 क्वेश्चन आपको वहां से मिले। जैसा कि सीजीएल 2025 का जो मेंस हुआ था, उसमें 12 में से 11.5 क्वेश्चन इस किताब से मिले थे। इस किताब का मतलब हो गया जो 2.0 नोट्स हमने प्रोवाइड करे थे उससे मिले थे। और सीएचएसएल में जो 10 क्वेश्चन आए थे, इनमें 4 सब्जेक्ट की बात करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इनमें से 9 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली मिले हैं। आप चाहे उठा के जो 2.0 नोट्स जो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं उनको जाके चाहे आप मैच कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने इस किताब को दी बेस्ट बताया पूरे एसएससी के फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें वो रिसोर्सेज यूज करे गए हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और जो बेस्ट है। ठीक है? जिस तरह से पॉलिटी पॉलिटी में बेस्ट क्या है? पॉलिटी में बेस्ट लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत से पॉलिटी को बनाया गया है। चाहे हिस्ट्री के लिए बेस्ट क्या है? हिस्ट्री के लिए सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी नहीं, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी बेस्ट है। उससे हमने हिस्ट्री के नोट्स बनाए। बाकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हमने जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी है वहां से बनाए। अब देखो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा सारी चीजें। इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो में सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसका जो लिंक है उस वीडियो का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप इस चैनल पे जाकर भी उसका वीडियो देख सकते हैं। अब ये बुक अगर किसी को खरीदनी है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके इसको खरीद सकते हैं। जब फ्लिपकार्ट पे जाके आप एनसीईआरटी फाइनल डेस्टिनेशन डालेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट, जो पिन्ड कमेंट है वहां पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैंने इस किताब को जब मैं बना रहा था तो मैंने पूरी कोशिश करी थी, मेरी तरफ से जितने एफर्ट थे उतने मैंने लगाए थे कि इसको 100% एरर फ्री बनाऊं। इसी वजह से मैंने इस किताब की 2 बार प्रूफ रीडिंग भी कराई थी। लेकिन क्या होता है ना कि आप जितना चाहे मर्जी कोशिश कर ले, आप कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। उसमें कुछ न कुछ कमियां तो रह जाएंगे। तो इसी वजह से इस किताब में भी कुछ एरर्स रह गए। अगर मैं काउंट में बताऊं तो टोटल शायद 9 से 10 के आसपास एरर है पूरे 560 पेजेस की किताब में। और उसके अलावा कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हैं। अब इंप्रूवमेंट्स का क्या मतलब हुआ हो गया कि जब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा था तो कुछ हेडिंग्स है वो चेंज हो गई। इसकी हेडिंग यहाँ चलेगी, इसकी हेडिंग यहाँ चलेगी, 2 जगह तो ऐसा हो गया। कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो कि अधूरे थे। अधूरे का मतलब हो गया कि उनमें वो जो मेन जो सेंटेंस था वो गायब था। तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। अब ये जो एरर है, ये इंप्रूवमेंट है, इनको करने के बाद में मेरी उम्मीद है कि ये जो किताब है वो पूरी 100% एरर फ्री हो जाएगी। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो जो भी एरर है वो सारे मैं बता दूंगा। हिंदी में बहुत कम एरर है, इंग्लिश में ज्यादा है, क्योंकि इंग्लिश की पहले प्रिंट हो गई थी। जब मैं बना रहा था, इंग्लिश के बाद में जब उसका ट्रांसलेशन कर रहा था, तो वहां पर मेरे को उसके एरर दिख गए थे। तो वो मैंने पहले इम्प्रूवमेंट कर दिए थे। तो जो भी एरर है वो मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा दूंगा अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में जब आप पेज नंबर 6 में जाएंगे, तब आपको ये जो हेडिंग है ये थोड़ी सी एक्सचेंज मिलेगी। मतलब यहाँ पर फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आना चाहिए था और यहाँ पर बुक्स इन इकोनॉमिक्स आना चाहिए था, जबकि मैंने इन दोनों की हेडिंग को चेंज कर दिया। तो आप इनको करेक्ट कर लेना। हिंदी में ये चीज ऑलरेडी करेक्टेड है। ठीक है? हिंदी में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो पेज नंबर 11 है, और हिंदी के भी पेज नंबर 11 पर जाएंगे तो यहाँ पर एक मिस्टेक होगी मेरे से। वो मिस्टेक क्या है कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे गलत है।
और ये जो ग्राफ है ये करेक्ट इस तरह से बनता है। तो आप यहाँ पर कहीं पर ये वाला ग्राफ इस तरह से बना लीजिए, क्योंकि जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है उसमें क्या होता है कि आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट्स की प्राइस कितनी भी बढ़ा दें, उसमें जो डिमांड है वो चेंज नहीं होती है। जैसे कि जो डेली यूजेस की चीज होती है, जैसे कि अनाज हो गया या फिर नमक हो गया या फिर जो मेडिसिन हो गई, वो उनकी प्राइस आप कितनी बढ़ा दें, उनकी डिमांड कभी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमको उनकी जरूरत होती है, चाहे पैसे ज्यादा हो चाहे कम हो, हमारी डिमांड उतनी ही रहेंगी। ठीक है, तो उसके लिए जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। और यहाँ पर भी आपको प्राइस की जगह डिमांड लिखना है और डिमांड की जगह आपको यहाँ पे प्राइस लिखना है। तो ये वाला आपको सुधारना है यहाँ पे। ठीक है, फिर जब पेज नंबर 14 में आते हैं और हिंदी में भी 14 में आएंगे, तो ये आता है WPI, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है। इसमें जो बेस ईयर है वो पुराना लिखा हुआ है। मतलब अभी 2 जून को ही उन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज को अपडेट करा था, तब तक ये इंग्लिश वाली जा चुकी थी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इम्प्रूवमेंट करना है इसमें, कि यहाँ पे 2011-12 से हटाकर आपको 2022-23 लिखना है, और सीपीआई के अंदर भी 2012 को हटा के 2024 लिखना है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैंने यहाँ पे पीआईबी का स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है कि जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो 2011-12 से 2022-23 हो चुका है। इसके अलावा आपको दो चीजों को और ध्यान रखना है कि जो जीडीपी और आईआईपी है, आईआईपी का यहाँ पर क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या है, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका भी बेस ईयर 2022-23 करा है, और जो सीपीआई उसका 2024 यहाँ पे इन्होंने करा है। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे कर लेना। फिर बात करते हैं पेज नंबर 59 में। हिंदी में भी जब आप 59 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये एक स्क्रीनशॉट दिखेगा, ये एक इमेज दिखेगी। ये इमेज किसकी है? एनसीईआरटी की इमेज है। तो एनसीईआरटी वालों ने ही गलती कर रखी है यहाँ पे। तो मैंने ज्यादा चेक नहीं करा उनकी इमेज को, क्योंकि मुझे लगा कि एनसीईआरटी में तो सही होगी। वहां पर उन्होंने क्या, ये कैपिटल लिख रखा है, जबकि यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल की जगह रेवेन्यू लिखाएगा। छोटी सी मिस्टेक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो हमारा जो इमेजेस जो पुरानी पीडीएफ में था उनमें बिल्कुल करेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देख लेना। बाकी एनसीईआरटी की अगर आपको इमेज दिखाऊं, किसी को लगेगी क्या और एनसीईआरटी में आप झूठ बोल रहे हो, उनमें तो सही होता है। तो देखो यहाँ पे क्लास 12th में जब आप जाएंगे और उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे, उसका चैप्टर नंबर 6, उसका 5 या 6, उसमें देखना, यहाँ पे देखो रेवेन्यू बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। फिर पेज नंबर 60 में जब आप जाएंगे, हिंदी का भी पेज नंबर 60 है, उसमें यहाँ पर एक मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्या है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उनमें ये जो लाइंस है ना वो नहीं आनी चाहिए। ये लाइंस किसकी है? ये लाइंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लाइंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइंस है वो यहाँ पर देखो ये लिख रखी है मैंने इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन आपको इसको क्रॉस कर देना। ये किसका पार्ट है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ओके, फिर पॉलिटी में आते हैं। इकोनॉमिक्स में 4 ही थी जिसमें 2 एरर थे और 2 इंप्रूवमेंट थे, तो आप उनको कर लेना। ओके, फिर आते हैं पॉलिटी में। तो देखो पॉलिटी के पेज नंबर 110 पे जाएंगे, मतलब बुक के आप 110 नंबर पेज पे जाएंगे, तो हिंदी में भी सेम ही पेज नंबर है। तो उसमें आर्टिकल 3 का ये क्या, छोटी सी लाइन है, छोटी सी मतलब कि एक लाइन है, जबकि इसका जो कंटिन्यूएशन पार्ट है वो ये वाली इमेज है, जिसको मैंने यहाँ पर शायद नहीं लिख पाया मैं, क्योंकि जो इमेज है वो बड़ी है और यहाँ पे जगह नीचे छोटी थी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर आर्टिकल 3 लिख लेना, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर जो भी बिल आता है जिसमें जो हमारी इंडिया की जो इंटरनल जो बाउंड्री है उसका रीएडजस्टमेंट करना हो, तो उसका जो बिल आता है उसका क्या प्रोसेस रहता है वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, और इसको लेकर मेरे नोट्स में किस तरह से लिखा हुआ था वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग, मैंने कमेंट्स में देख रहा था कि आर्टिकल 3 पे इतने क्वेश्चन पूछे गए, एनटीपीसी में पूछे गए और एसएससी में पूछे गए, तो इतना सा क्यों लिखा है, इसमें तो डिटेल में लिखना था। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं हर चीज की डिटेल को लिखने गया ना, तो ये किताब है ना 1500 पेजेस की हो जाएगी। जिस तरीके से जो लक्ष्मीकांत की किताब आती है ना, वो किताब बन जाएगी ये। तो हमको अगर 1500 पेजेस की किताब में से अगर 100 पेजेस की किताब बनानी है, तो हम हर चीज को तो डिटेल में नहीं लिख सकते। जहां पर जितना इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाहर अगर आपको जाना है तो फिर भाई आप फिर वो लक्ष्मीकांत उठाइए। ठीक है, आपको इससे ज्यादा डिटेल में कभी कहीं किताब में नहीं मिलेगा। अगर कोई किताब में मिलता भी है ना, तो वो भाई साहब पीवाईक्यूज पूछने के बाद में, मतलब वो जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने के बाद में वो अपडेट करते हैं अपनी किताब में, पहले से उनकी किताब में कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि जैसे एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के अंदर जीएस के। ठीक है, अब अगर जीएस में 3 क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल बहुत डीप से पूछ लिए, तो मैं पहली चीज तो ये गारंटी देता हूँ कि ये जो 3 किताब है, अगर वो इन किताब जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन किताब है अगर उसमें नहीं मिलते हैं,
तो मैं विद गारंटी कहता हूँ कि एसएससी के फील्ड में जितनी भी किताबें हैं, उनमें वो जो 3 क्वेश्चन है वो नहीं मिलेंगे। मतलब आप इस किताब पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन अगर नए आ गए तो वो सबके लिए नए हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या पढ़ते हैं? पीवाईक्यूज़ वाली किताबें पढ़ते हैं, जो कि सबके पास रहती है फैटमैन। तो उसको वो लोग पढ़ते हैं, और उनमें जब वो है ही पीवाईक्यू, तो उनमें डीप चीज़ें कहाँ से आएँगी? तो वो जो पेपर है वो आपके लिए कितना क्वेश्चन्स का हो जाएगा? 22 क्वेश्चन का हो जाएगा, और उनका सिलेक्शन होगा जो 22 क्वेश्चन में ज़्यादा सही करता है, ठीक है? तो इन नए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं रहता है, तो हमको इतना डीप में नहीं जाना है। इस किताब में जितना कंटेंट है और जितना रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है, उतना कहीं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो आप इस किताब पे जितना लिखा हुआ है, उस पे भरोसा करके पढ़ाई करिए। फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि उस किताब में इस आर्टिकल से ये पूछा था, वो पूछा था। इसकी कोई सीमा नहीं है। किताब बनाने को मैं भी 2000 पेजेज़ की किताब बना सकता था, लेकिन मतलब नहीं है ना, फिर वो किताब थोड़ी, फिर तो ग्रंथ हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रंथ ही पढ़ने हैं तो भई आप लक्ष्मीकांत उठाइए, आप जैसे इनकी जो बुक्स आती हैं, हिस्ट्री की बुक्स आती हैं, उनको पढ़िए फिर जाके आप। यहाँ पर इनके पढ़ने से काम नहीं बनेगा आपका, ठीक है? फिर नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर, जब 129 पे जाएँगे और हिंदी में भी पेज नंबर 129 पे जाएँगे, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल दिखेगा 102। अब देखो 102 आर्टिकल क्या कहता है कि जो क्वालिफिकेशन होती है, डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं मेंबर्स जो लोकसभा, राज्यसभा के होते हैं, उनके बारे में दे रखा है। अब यहाँ पे एक नीचे लाइन लिख रखी है, ये वाला सेंटेंस, ठीक है? अब ये सेंटेंस यहाँ पे सही तो है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन होता है आर्टिकल 102 में, और डिस्क्वालीफाई कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे रखी है। अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या है कि ये जो बात है ना, ये आर्टिकल 103 में बोली गई है, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पर एक मेंशन करना है आर्टिकल 103, ठीक है? उसका ये पोर्शन है। जबकि मैंने मेंशन नहीं करा, मुझे मेंशन करना चाहिए था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे अपडेट करा रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है, वो आप यहाँ पर आर्टिकल 103 में लिख देना वहाँ पे आके, ताकि आपको ध्यान रहे। हिंदी में भी सेम नंबर पेज पे आपको ये मिल जाएगा। फिर आता है पेज नंबर 137 में, और हिंदी में भी आपको 137 पेज नंबर पे जाएँगे, तो यहाँ पे आर्टिकल 88 आता है। देखो, अब इसमें यहाँ पे गड़बड़ी क्या है कि ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे जो लिखा है वो पूरा नहीं लिखा है मैंने। पूरा मेबी ये जो मेरे नोट्स थे, जैसे अभी उसकी एक इमेज मैंने दिखाई, तो उसमें शायद मैंने शॉर्ट करने के चक्कर में शायद आधी-अधूरी चीज़ें यहाँ पे लिख दी, और उसको यहाँ पे सीधा आ गया है। तो ये जो आर्टिकल 88 है वो पूरा नहीं है। पूरा मैंने यहाँ पे देखो, ये आर्टिकल जो इंडियन कानून की जो वेबसाइट आती है, वहाँ से मैंने उठा के लिखा है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूजन था लोगों के कि जो राइट ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनके राइट को लेकर आर्टिकल 88 में बात करी गई है कि वो किसी भी सदन में, चाहे जैसे कोई मिनिस्टर है, वो लोकसभा का है, ठीक है? अब लोकसभा का है और वो मिनिस्टर है, तो वो राज्यसभा में भी जाके वहाँ पर बैठ सकता है, अपनी बात को रख सकता है, उसको पास जो बोलने का अधिकार है, उस प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन अनटाइटल्ड नहीं किसके? वोट देने के। अब देखो, वो मेंबर किसका है? मेंबर है लोकसभा का। वो लोकसभा में तो वोट कर सकता है वो, क्योंकि वहाँ का मेंबर है। लेकिन राज्यसभा में वो जा सकता है, वहाँ बोल सकता है, उनकी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, लेकिन यहाँ वोट नहीं कर सकता। जबकि अटॉर्नी जनरल है, वो दोनों में ही वोट नहीं कर सकता है। मिनिस्टर लोकसभा में, मतलब जहाँ पर रिस्पेक्टिव उसका जो सदन है, उसमें कर सकता है। तो ये एक आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ये लाइन अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, इस लाइन को, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब इस आर्टिकल 88 के तहत उनको ये जो पावर है वो नहीं मिलती है कि वो वोट दे सकें। तो वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? फिर एक और इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है आर्टिकल 89 में। अब यहाँ पे आर्टिकल 89 क्या कह रहा है कि वो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर रहा है राज्यसभा में। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने जो सेंटेंस है वो अधूरा लिखा हुआ है। मतलब ही इज इलेक्टेड अमंग मेंबर्स, की जो वाइस चेयरमैन है वो राज्यसभा के मेंबर्स में इलेक्ट होता है, और वो वोट नहीं कर सकता फर्स्ट इंस्टेंस में। मतलब जो चेयरमैन होता है, वो वोट कब करता है? जब इक्वल वोट हो, ठीक है? वो डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता है। लेकिन जो वाइस चेयरमैन होता है, वो कर सकता है। वो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वो ये लिखी हुई है कि वो नहीं कर सकता है वोट, कब? जब वो चेयरमैन की कुर्सी पर वो अगर बैठा हो तो, ठीक है?
मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर वाइस चेयरमैन किसी कारणवश अगर चेयरमैन बनता है, जैसे हमारा जो राष्ट्रपति अगर वो मर जाता है, फिर कुछ भी हो जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति में अगर वाइस चेयरमैन चेयरमैन बनता है, तो उस टाइम वो वोट नहीं दे सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ वो अदर मेंबर्स की तरह वोट दे सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में। तो यहाँ पर आपको ये ऐड करना है कि इफ ही प्रेसिडाइज एज़ चेयरमैन, अदरवाइज़ ही कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, ओके? आई होप समझ में आ गया होगा ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा, फिर आता है पेज नंबर 139 और 140 पे, ये जो हेडिंग्स है ये चेंज हो गई। एक तो इकोनॉमिक्स में चेंज हुई थी, एक यहाँ पर चेंज हो गई। यहाँ पर ये जो लोकसभा वाला है वो यहाँ आना चाहिए था, और जो राज्यसभा वाला है वो यहाँ पर आना चाहिए था। जब आप इसको पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि लोक राज्यसभा की हेडिंग है और यहाँ पे लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन हिंदी में इसको ऑलरेडी करेक्ट कर दिया गया है, तो हिंदी में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर एक टेबल थी, टेबल क्या हुआ कि टेबल में जो इतनी सी चीजें थी ना वो ही दिख रही थी। यहाँ पे दैट मिनिस्टर का है जो ढक गया था पार्ट, और या फिर ये वाली जो पार्ट है ये वाला आगे जाके ढक गया था। तो आप है ना इसको यहाँ पर जो जिनके पास किताब है वो इनको लिख सकते हैं यहाँ से देख के, जिसकी ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट जो पिंड कमेंट है उसमें वहाँ आपको मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके और रख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आराम से कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है? फिर आते हैं पेज नंबर 149 में। अभी हिंदी में ऑलरेडी करेक्टेड है, हिंदी में करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो वर्डिंग्स थे वो गलत है यहाँ पे। देखो, रिटर्न की जगह यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए था, यहाँ पे चेंज्ड की जगह चार्ज्ड आना चाहिए था, यहाँ पर भी चेंज्ड की जगह चार्ज्ड आना चाहिए था। तो ये जो एरर्स हैं उनको आप सुधार लेना, लिख लेना उसके अंदर, ओके? कोई ज्यादा बड़ा एरर नहीं है। फिर आता है पेज नंबर 157, और हिंदी के पेज नंबर 158 में जब जाएंगे तो एपेलेट जुरिडिक्शन आता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? जब सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिडिक्शन है उसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 136, जिसमें आता है अपील बाय स्पेशल लीव। अब इसमें कुछ लोगों ने मेरे को ये बोला, कुछ स्टूडेंट से मैसेज करा कि सर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उनको भी लिखाओ। देखो, ये जो चीज लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि इसके जो एक्सेप्शंस है वो भी होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इंडियन कानून का जो अपना जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मैंने इमेज लगा रखी है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी वाले आप इसको ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, अपनी भाषा में इसको पढ़ के कुछ लिख लेना, ठीक है? अब ये मत बोलना कि ये हमको समझ में नहीं आता, ये सिंपल इंग्लिश है, आप इसको आराम से अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है? फिर जब पेज नंबर 163 में आते हैं, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना 274, ये गलती से ये 174 आर्टिकल है, गलती से 274 यहाँ पे लिख गया, मतलब दो की जगह एक की जगह दो लिख गया, तो यहाँ पे इसको काट के आपको 174 लिखना है। हिंदी में बिल्कुल करेक्ट है, हिंदी में मैंने पहले ही करेक्ट इसको कर दिया था, ठीक है? तो ये आपको करेक्ट करना है। फिर आते हैं पेज नंबर 171 में, और हिंदी का भी जब पेज नंबर 171 देखेंगे तो उसी में आपको ये आर्टिकल 263 मिल जाएगा। अब देखो, 263 में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि ये जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है ना, ये इस आर्टिकल की नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपको बॉक्स बना के लिख लेना है कि आर्टिकल 262 है, मतलब ये जो लाइन है वो आर्टिकल 262 की है, 263 की नहीं है। तो ये भी इंप्रूवमेंट आपको वहां पर कर लेना है। फिर आते हैं पेज नंबर 172 पे। तो देखो, हिंदी का भी जब देखेंगे 172, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको हिंदी में तो ये लाइन ही नहीं मिलेगी, ये पूरी लाइन ही गायब कर रखी है, ठीक है? लेकिन इंग्लिश में क्या है कि पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट के बाद में सेंटेंस है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तीन स्टेट्स हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये तीन ऐसे स्टेट हैं जहां पर पंचायती राज सिस्टम है ही नहीं। तो आपको हिंदी वाले हैं जो हैं उनको ये लिख लेना है कि जो पंचायती राज सिस्टम सारे स्टेट्स में लगता है, लेकिन तीन स्टेट में नहीं लगता है। कौन से? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ओके, तो ये चीज आपको अपडेट कर लेनी है हिंदी वाले में, ओके? फिर आता है पेज नंबर 174। अब देखो, हिंदी में तो ऑलरेडी करेक्टेड है, लेकिन पेज नंबर 174 में जाएंगे तो देखो इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो लाइन ये कह रहा है कि कोई ग्राम पंचायत है ना, अगर वो डिसॉल्व होती है तो उसके 6 महीने के भीतर उसके इलेक्शन होने चाहिए। बस ये लाइन ये कह रहा है, मेरे को यहाँ पे डैश लगाना चाहिए था, क्योंकि लगातार अपन पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, तो यहाँ पर डैश लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है? फिर आते हैं पेज नंबर 174 पे। तो देखो, 174 में क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो लाइन है ना ये अधूरी है, मतलब यहाँ पर बिहार लिखना चाहिए था, वो बिहार मैंने लिखा नहीं है। तो आपको बिहार यहाँ पे लिख लेना है कि जो पंचायती राज है
सिस्टम है, उसमें पहला स्टेट ऐसा कौन सा था जिसने 50% रिजर्वेशन दिया विमेन्स को? तो पहला स्टेट था बिहार, और ये इम्प्लीमेंट कब करा गया? 2006 में करा गया। अब हिंदी में ऑलरेडी करेक्टेड है, हिंदी में बिहार पहले से लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शायद ये 2006 वहां पर लिखा हुआ नहीं है, तो वो भी आप वहां पर लिख लेना इसको, ठीक है। फिर आता है पेज नंबर 175 इंग्लिश में, हिंदी में पेज नंबर 174। इसमें जब आप आएंगे तो आपको ये जो 2 लाइन दिखी हुई है ये आपको हटा देनी है, कोई काम की नहीं है। इसमें ये वाली लाइन तो गलत है, दोनों ही गलत है आई थिंक, है ना? तो ये दोनों हटा देना, कोई काम का नहीं है। हिंदी में भी आप हटा देना। फिर आते हैं पेज नंबर 183 में, और जब हिंदी के जो बुक है उसमें पेज नंबर 188 में जाएंगे तो यहाँ पर ये गलती है। गलती नहीं है, मतलब जो सेंटेंस है वो अधूरा है। मतलब जो एनएचआरसी है उसका जो चेयरमैन बनता है, ही हैज टू बी अ रिटायर्ड सीजीआई। ये बिल्कुल सही लाइन है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है। देखो, द चेयरपर्सन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अब यहाँ पर ये वाली यहाँ से आपको लाइन ऐड करनी है, और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मेंबर्स। मतलब जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड सीजीआई भी हो सकता है, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं, ये वाली इतनी सी यहाँ पे। और मेंबर्स के बारे में आपको लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। हिंदी वाले भी इसमें इम्प्रूव कर लेंगे कि रिटायर्ड सीजीआई भी होगा और एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा इसको लेकर, ठीक है। फिर ये लास्ट एरर है, इसमें क्या हुआ? पेज नंबर जब आप 199 में जाएंगे और हिंदी के पेज नंबर 197 में जाएंगे, तो जब मैं इनके जो आर्टिकल्स है उनको लिख रहा था, तो एक आधा आर्टिकल ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से जो 248 है वो 249 है। मतलब यहाँ पे 249 आना चाहिए था, यहाँ पे 248 लिख दिया। फिर ये सीक्वेंस में सारे गलत हो गए, ठीक है। तो ये 4-5 जो आर्टिकल्स है उनके जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गए, तो आप इनको अपडेट कर लेना। ये 249 है, ये 250 है, 251 है, ये 252 है, और ये 254 है। तो ये आप इसमें अपडेट कर लेना, ठीक है। पॉलिटी में ये सब इतने एरर थे, शायद 4 एरर है, और 8-9 के आसपास इंप्रूवमेंट है, तो वो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ज्योग्राफी में कोई एरर नहीं है। एक इम्प्रूवमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पेज नंबर 202 में जब जाएंगे और हिंदी में जब 201 में जाएंगे, तो यहाँ पर देखना कि जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है? 6.8 लिखा हुआ है, 6 डिग्री 8 मिनट लिखा हुआ है। जबकि ये क्या है? 6.8 डिग्री आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 6 डिग्री 8 मिनट है। तो ये यहाँ पे डिग्री नहीं होकर पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब आप ये रहा जो इंदिरा पॉइंट है उसको देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट्स है, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब इस 45 को पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो 45 डिग्री जो मिनट्स होती है कितनी होती है? 60 होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.075 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6.75 होना चाहिए, उसको अगर अपन राउंड ऑफ में लिखेंगे तो 6.8 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली मिस्टेक आप उसको अपडेट कर लेना, ओके। फिर आते हैं हिस्ट्री में, उसमें एक ही थी जो इम्प्रूवमेंट था, बाकी जो ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में शायद 4 एरर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पेज नंबर इंग्लिश में 470 में जब जाएँगे और हिंदी में 469 पे जब जाएँगे, तो यहाँ पर जजिया कर के बारे में दे रखा है, ये अकबर का पोर्शन है। उसमें जो अकबर था उसने जजिया कर को अबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था। अब वो यहाँ पर 1562 लिखा हुआ है, ये इसकी जगह क्या आना चाहिए? 1564 आना चाहिए। ये शायद इसकी वजह से सीधा-सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे 1564 आना चाहिए, ओके। फिर दूसरा आता है पेज नंबर 480 पे, इंग्लिश के 480 और हिंदी में 479 पर जब आप जाएंगे, तो यहाँ पे जो शिवाजी है उसकी डेथ को 1689 दिखा रखा है, जबकि 1680 आना चाहिए था। देखो, इसकी हेडिंग में मैंने सारी चीजें सही लिख रखी हैं। जैसे इसके नीचे जो सक्सेसर है उनको भी जो टेन्योर है वो 1680 से शुरू होता है, 1689 तक जाता है, ठीक है, जो संभाजी है। तो यहाँ पर हेडिंग वगैरह में सब सही है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर आपको 1680 लिखना है, ओके। फिर आते हैं जब 487 पर आते हैं और हिंदी के 486 पे जब आप जाएँगे, तो यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल्स की बातें लिख रखी है, किसके? ये जो विजयनगर एम्पायर है इसके। तो यहाँ पर मैंने जो इब्न बतूता है उसके बारे में भी लिख रखा है, जो कि यहाँ पे मेंशन है केडीआर। ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एमबीटी आ जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको आपको अपडेट करना है, ये एक एरर है इसमें। और ऐसा नहीं है कि ये इब्न बतूता जो है वो विजयनगर में आया नहीं था, आया था, लेकिन केडीआर के टाइम पर नहीं आया था, वो शायद हरियर फर्स्ट के टाइम पर आया था। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एमबीटी लिखना है, ओके। और फिर आते हैं 499, एक ये लास्ट बच रहा है जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पार्ट है, इसमें पेज नंबर 99 में और इंग्लिश के 499 में और हिंदी के 498 में जब आप जाएंगे, तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कि फर्स्ट फैक्ट्री जो पोर्चुगीज थे उसने फर्स्ट फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश करी थी कैलिकट के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल सही है,
कोचीन का भी बिल्कुल सही, यहाँ पे 530 में उन्होंने 503 में कोचीन में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी। लेकिन जब आप 503 पेज नंबर पे जाएँगे और हिंदी में जब 500 पेज पे जाएँगे, तो वहाँ पर मैंने एक साथ में एक टेबल बना के फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने कोचीन लिख रखा है। जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1500 में यहाँ क्या था, कैलीकट था, तो यहाँ पर आप कैलीकट लिख लेना, ठीक है? अब देखो कोचीन भी इम्पोर्टेंट है, कोचीन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो इसको मैंने यहाँ पे अच्छा मैंने ऐड नहीं करा, ओके। वो क्या था कि कोचीन जो है, पहली जो उनकी परमानेंट जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो कोचीन में ही हुआ था। इस वजह से उनको ऐसा बोल देते हैं कि उनका परमानेंट जो एस्टेब्लिशमेंट था या फिर प्रॉपर तरीके से कब एस्टेब्लिश हुए थे, उन्होंने कहाँ करी थी, तो वो कोचीन में करी थी। लेकिन पहली कैलीकट में करी थी, तो वो आप यहाँ पर इम्प्रूव कर लेना। तो इतने ही इसमें एरर थे, ठीक है, जो सारे मैंने आपको बता दिए। तो आप इनको इम्प्रूव कर लेना, और मेरी तरफ से जो एरर थे वो सारे बता दिए। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इसमें कोई भी एरर नहीं बचा है। कोई अगर एक आधा अगर और मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से ये किताब 100% एरर फ्री हो चुकी है, ठीक है? तो इस वीडियो में मुझे आपको इतनी चीज़ें बतानी थी, और अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके खरीद सकते हैं। ये किताब एसएससी के पूरे मार्केट में दी बेस्ट है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम अभी नहीं सुना हो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ आपको सीजीएल 2026 मेंस हो जाने दीजिए। अगर इस किताब के बारे में अगर एक-एक बच्चा नहीं जाने तो कह देना। तो इसी नोट के साथ में इस वीडियो के लिए हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।